एवरीवन। तो एएनएस में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे एसिटिल कोलिन के क्या एक्शंस होते हैं वेरियस सिस्टम्स पे, बॉडी पे, अलग अलग रिसेप्टर्स पे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने पिछला जो सेशन देखा था उसको थोड़ा सा एक छोटा सा उसका पार्ट ले लेते हैं। तो हमने दो तरह के रिसेप्टर्स देखे, पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स, कोलिनो रिसेप्टर्स, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक। अब निकोटिनिक किस टाइप का रिसेप्टर था? तो लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल था। मतलब एक लाइगेंड होगा, रिसेप्टर के लिए एक लाइगेंड होता है। पहले रिसेप्टर्स के चैप्टर में हम लोग ने देख लिया है लाइगेंड क्या होता है। और लाइगेंड गेटेड मतलब एक गेट है, वो गेट किस लिए है? कैटायन को आने जाने के लिए, ठीक है। और वो गेट किससे गार्ड हो रहा है? लाइगेंड से, ठीक है। तो जब लाइगेंड उस पर बाइंड करेगा तो कैटायन चैनल ओपन हो जाएगा। तो कैटायन यहाँ पे मान लीजिए ये जो है सोडियम है। तो जैसे ही ये लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल है ये ओपन हुआ, सोडियम अंदर आया। अंदर आने के बाद डिपोलराइजेशन होगा जिस भी जगह आ रहा होगा, चाहे वो नर्व मेम्ब्रेन हो, चाहे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो, और फिर एक एक्शन पोटेंशियल बनेगा, ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो भी होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली वो डिपोलराइजेशन करते हैं, ठीक। अब अगर ये निकोटिनिक भी दो तरह के हमने देखे थे, एनएम और एनएन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो होंगे वो डिपोलराइजिंग इफेक्ट डालेंगे और एक स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। आगे भी हम लोग देखेंगे। इसी वजह से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के एंटागोनिस्ट होते हैं, जो एंटागोनिस्ट होते हैं, डी ट्यूबोक्यूरेरिन या क्यूरारे, ये सारे जो हम लोग ने पिछले सेशन में देखे, वो नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं। क्यों नॉन डिपोलराइजिंग? क्योंकि डिपोलराइजेशन रोक दे रहे हैं वो। जब वो अगर कोई एक एंटागोनिस्ट इस प्रोसेस को रोक दे रहा है तो ये डिपोलराइजेशन को भी रोक दे रहा है, और अगर डिपोलराइजेशन को रोक देगा तो एक्शन पोटेंशियल को भी रोक देगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को भी रोक देगा, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये क्यूरारे या डीटीसी काम करते हैं। चलिए अब हम लोग मस्करेनिक में सेम चीज़ देखते हैं कि कौन से एक्साइटेटरी होते हैं, कौन से इनहिबिटरी। तो फॉर द टाइमिंग आप ये याद कर लीजिए, और अगर डिटेल में देखना है तो रिसेप्टर्स वाले सेशन में देख लीजिए कि जितने भी ऑड नंबर वाले हैं M1, M3, M5 वो जनरली एक्साइटेटरी हैं, और जितने भी इवन नंबर वाले हैं वो इनहिबिटरी हैं, 2 और 4, ठीक। तो चलिए अब हम इसको बेसिस बना के इसको ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसिटिलकोलिन का एक्शन हार्ट पे। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी जो एक्शन होगा वो 2-3 बातों पे डिपेंड करेगा। कोई भी जैसे ऑर्गन है उस पे इनर्वेशन कितना है, ठीक। मतलब कौन सी नर्व आ रही है उसमें, हो सकता है जो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है वही कम हो, ठीक। उस पे रिसेप्टर्स कितने हैं, ठीक है। और कंपैरेटिव इनर्वेशन कितना है, मतलब हो सकता है एक ऑर्गन पे सिंपैथेटिक भी इनर्वेशन हो और पैरासिम्पैथेटिक भी हो, सिंपैथेटिक वाला ज़्यादा डोमिनेट करता हो तो सिंपैथेटिक टोन हमेशा डोमिनेटिंग रहेगी। तो ये 2-3 बातें हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी रिजल्टेंट एक्शन जो होगा, फाइनल एक्शन होगा, वो इस बात पे होगा कि किसी ऑर्गन पे पैरासिम्पैथेटिक का इनर्वेशन ज़्यादा है या सिंपैथेटिक का, पैरासिम्पैथेटिक के रिसेप्टर्स ज़्यादा हैं या सिंपैथेटिक के, ठीक। तो अब हम हार्ट में देखते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वेगस जो होती है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, ये पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन को डील करती है, लीड करती है। इसी के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, और सिंपैथेटिक सिस्टम तो आप जानते हैं, उसमें कोई बताना नहीं है। तो वेगस जो है, वेगस और सिंपैथेटिक दोनों ही ऐसे और एवी नोड पे होंगे, ठीक है। इनका इनर्वेशन ऐसे और एवी नोड पे होगा। उसके अलावा वेगस जो होगी एट्रियल मसल में भी होगी, एट्रियम की मसल में भी होगी। लेकिन जो वेंट्रिकुलर पॉइंट है, आप देखेंगे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम जो है वहाँ वेगल इनर्वेशन बहुत कम है, छिटपुट है, न के बराबर है। तो जो भी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलस आएगा वो जनरली वेंट्रिकल्स पे थोड़ा सा कम होगा या न के बराबर होगा। ये जनरली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक। लेकिन ऐसे नोड पे इन दोनों का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का इंटरप्ले चलेगा। जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो
जिसका ज़्यादा टोन होगा, जो ज़्यादा ताकतवर इम्पल्स आएगी, उसका एक्शन होगा। ठीक, चलिए तो अब हार्ट में देख लेते हैं। हार्ट में कौन सा रिसेप्टर था? M1 था आपका गैस्ट्रिक पार्ट में और M2 था हार्ट में। तो M2 किस तरह का होता है? इनहिबिटरी, इवन नंबर। ठीक, तो M2 जो इनहिबिटरी था, तो अब अगर इनहिबिटरी होगा तो हर चीज़ वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी मतलब हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, ऐसे नोड का जो फायरिंग रेट है उसको डिक्रीज करेगा, इम्पल्स जनरेशन डिक्रीज होगा, तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, उसके वजह से ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, उसी वजह से उसी के साथ में चूंकि हमने देखा कि एवी में भी पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है, तो नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपी मतलब डिक्रीज कंडक्शन, जो इम्पल्स जनरेट हो रही है, यहाँ से इम्पल्स बनी और ये जनरेट होगी, फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिज में जाएगी, तो यहाँ बन भी कम रही है, रेट भी स्लो है, और इम्पल्स जनरेशन जितनी हो रही है वो ट्रांसमिट भी कम हो रही है, स्लोली हो रही है, तो डिक्रीज्ड कंडक्शन होगा। अगर डिक्रीज कंडक्शन होगा तो नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन कहते हैं। अगर जो इम्पल्स जनरेशन वो डिक्रीज्ड है तो नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। ड्रोमो एंड आइनोट्रॉपिक आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक, तो चूंकि इनहिबिटरी एक्शन है तो नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक होगा। एट्रियल मसल में, चूंकि एट्रियल मसल में भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई थी, तो डिक्रीज एट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, इसकी एट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी, फोर्स कम लगेगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने में जितना फोर्स चाहिए उतना नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो 3 जगह पे पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है। तो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, जैसे कि हमने बात कर लिया कि मस्करेनिक रिसेप्टर तो होते हैं लेकिन वेगल इनर्वेशन नहीं है, मतलब रिसेप्टर तो हैं लेकिन उसके लिए नर्व नहीं है, जो नर्व आनी चाहिए जो स्टिमुलस देगी। तो रिसेप्टर हैं लेकिन नर्व नहीं है। ठीक है, वेगल इनर्वेशन बहुत कम है, थोड़ा मोड़ा सा है। तो रिसेप्टर अगर हैं तो अगर कहीं से बाहर से एसिटिल कोलिन दिया जाएगा या कोई ऐसी ड्रग दी जाएगी जो एसिटिल कोलिन के जैसे काम करती है तो उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देगी। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में वेंट्रिकल्स पे बहुत ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हर जगह आपको बॉडी में मिलेंगी, ब्लैडर में मिलेंगी, ब्रोंकस में मिलेंगी, हर विसरल ऑर्गन्स में आपको मिलेंगी स्मूथ मसल्स। ठीक, तो अब स्मूथ मसल्स आपको याद होगा कि जो M1 था वो गैस्ट्रिक पार्ट में था, GI में था, M2 हार्ट में था और M3 बाकी सब जगहों पे था। उसका हमने न्यूमोनिक देखा है, वो आप पिछले सेशन में जाके देख सकते हैं, लिंक ऊपर शेयर किया हुआ है। तो M3 जो है यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली M3 होगा। M3 क्या है? ऑड नंबर, अगेन ये एक्साइटेटरी होगा, तो मेनली ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक, तो अब हमें एक एक सिस्टम पे जहाँ जहाँ स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे देख लेते हैं। GI ट्रैक्ट पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या करेगा? टोन जो है और पेरिस्टालिसिस जो है वो बढ़ा देगा। जब पेरिस्टालिसिस बढ़ा देगा तो क्या होगा? एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और इवैक्यूएशन ऑफ बावल होगा, क्योंकि टोन और पेरिस्टालिसिस तो बढ़ा रहा है, इसके साथ जो स्फिंक्टर्स हैं, ये पार्ट है वो रिलैक्स कर रहा है, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स भी कर रहा है। तो समझिए यहाँ से इम्पल्स या पेरिस्टालिटिक वेव जनरेट हुई और ये रिलैक्स्ड है तो आराम से बावल इवैक्यूएट हो जाएगा। ठीक है, डेफिकेट कर लेगा आदमी। तो इवैक्यूएशन ऑफ बावल, इसको आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जब भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई बढ़ेगी तो इवैक्यूएशन ऑफ बावल होगा। साथ में चूंकि ये पेरिस्टालिसिस बढ़ रही है तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होंगे। तो कई ऐसे टाइम में जब आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेन हो रहा है, तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो कोलिनर्जिक एक्शन है तो कोई एक एंटी कोलिनर्जिक ले लें। तो आप एक बहुत कॉमन दवा जानते होंगे, डाइसाइक्लोमीन, जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तो डाइसाइक्लोमीन इज़ एन एंटी कोलिनर्जिक। इसके एक आधा और मैकेनिज्म है, बट मेन मैकेनिज्म इज एंटी कोलिनर्जिक एक्शन। क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक टोन वो कम कर देती है। कोलिनर्जिक टोन कम होगा तो ऑब्वियसली पेरिस्टालिसिस कम हो जाएगी।
ठीक है, इवैक्यूएशन ऑफ बाल कम होगा, पेरिस्टालिसिस कम होगी तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स कम होंगे। ठीक, इसी तरह पेरिस्टालिसिस ऑफ यूरेटर ये भी बढ़ेगी, पेरिस्टालिसिस ऑफ यूरेटर भी बढ़ेगी। जनरली जहाँ पे भी स्मूथ मसल होगा उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन से जो जो एक्शन प्रोड्यूस होता है वो सारा होगा। ठीक, स्मूथ मसल अगर यहीं ब्लैडर में होगा तो हमेशा याद रखेंगे जो भी स्फिंक्टर्स होंगे जहाँ पे भी वो रिलैक्स होंगे और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में। तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर देख रहे हैं, ऊपर के पार्ट में डिट्रूजर है और नीचे ट्राइगोन है और यहाँ पे स्फिंक्टर है। अब ब्लैडर के केस में क्या होता है, डिट्रूजर कॉन्ट्रैक्ट करती है लेकिन ट्राइगोन और स्फिंक्टर रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचिए अगर ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर से प्रेस कर रहा है, तो जो भी यूरिन होगी वो नीचे आएगी और ये पार्ट अगर रिलैक्स कर रहा है, ये पार्ट रिलैक्स किया है तो आराम से यूरिन पास हो जाएगी, वॉइडिंग ऑफ यूरिन होगी, इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर होगा, आराम से यूरिनेट कर लेगा आदमी। तो डिट्रूसर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ट्राइगोन और स्फिंक्टर्स रिलैक्स करते हैं। अब अगेन कोई ऐसी बीमारी जहाँ पे ओवर एक्टिव ब्लैडर हो गया हो, ब्लैडर अपने आप बहुत ज़्यादा इवैक्यूएट कर दे रहा है यूरिन को, वॉइडिंग ऑफ यूरिन हो रही है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, ओवर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो हम उसका कोलिनर्जिक टोन कम कर दें। कोलिनर्जिक टोन कम कैसे करेंगे, कोई एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दे के। तो सोलेफिनासिन एंड डेरिफिनासिन एंटागोनिस्ट हैं M3 की, यूज्ड इन ओवर एक्टिव ब्लैडर। आपने देखा होगा, हम लोग ने पिछले सेशन में देखा था डिफरेंट M1 M2 M3 के एंटागोनिस्ट क्या क्या थे, तो फिनासिन्स देखे थे। ठीक है, जेब्रा टास्क फोर्स में F जो था वो फिनासिन्स था, तो सोलेफिनासिन और डेरिफिनासिन हो गए। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में ये हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तीसरा चीज़ ब्रोंकियल मसल्स। अब अगेन ब्रोंकियल मसल्स में बेसिकली क्या है, स्मूथ मसल्स हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्रोंकोस्पाज्म होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट करने पे ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो आदमी को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो जो आज़मेटिक्स होते हैं या COPD से परेशान होते हैं उनको कोलिनर्जिक टोन और ज़्यादा परेशान करेगी या कोलिनर्जिक्स परेशान करेंगे। एंटीकोलिनर्जिक्स कैन रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म इन आज़मा एंड COPD। ठीक, अब यहाँ पे ये भी देखना होगा कि कोलिनर्जिक इनर्वेशन कहाँ पे है और कौन सी बीमारी में कोलिनर्जिक टोन ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो एज कंपेयर टू आज़मा, COPD में कोलिनर्जिक टोन ज़्यादा बढ़ा होता है। ठीक, तो एंटीकोलिनर्जिक्स भी COPD में एज कंपेयर टू आज़मा ज़्यादा काम करेंगी। आपने सुना होगा इप्राट्रोपियम एंड ट्रायोट्रोपियम। ठीक, ये एंटीकोलिनर्जिक्स हैं जो हम COPD और आज़मा दोनों में यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए अब ब्लड वेसल्स पे आते हैं। अब ब्लड वेसल्स के साथ किस्सा बड़ा मज़ेदार है। ठीक, वेन्स में न कोलिनर्जिक इनर्वेशन है न कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, लेकिन आर्टरीज में क्या है, कोलिनर्जिक इनर्वेशन तो नहीं है लेकिन रिसेप्टर्स हैं, और रिसेप्टर्स कौन से हैं, M3 हैं। ठीक, तो क्योंकि स्मूथ मसल्स हैं तो नो डायरेक्ट कोलिनर्जिक सप्लाई टू ब्लड वेसल्स बट M3 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन इंडोथीलियम। यहाँ इंडोथीलियम में भी प्रेजेंट है, वहाँ की स्मूथ मसल में तो है ही, इंडोथीलियम में भी है। अब स्मूथ मसल तो यहाँ कवर्ड है। ठीक, तो अगर हम इंडोथीलियम में देख रहे हैं कि कोई इनर्वेशन तो नहीं है, कोई इनर्वेशन नहीं है पैरासिम्पैथेटिक का, लेकिन रिसेप्टर मौजूद है, तो अगर किसी तरह से उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर लिया गया, ठीक, अगर M3 इंडोथीलियम में जो था उसको स्टिमुलेट कर लिया गया तो वो बाकी सब काम जो भी करता है वो करे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है वो EDRF, इंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर जो होता है, या NO, ये रिलीज करता है। ठीक, इंडोथीलियम जो है ये जो है डायरेक्टली वेसोडाइलेशन कराता है। तो हालांकि यहाँ पे कोई कोलिनर्जिक इनर्वेशन नहीं है, लेकिन अगर M3 स्टिमुलेट हो रहे हैं इंडोथीलियम में तो वो EDRF रिलीज करेंगे, और EDRF
या NO जो है वो वैसोडाइलेशन करेगा, तो इनडायरेक्टली ये वैसोडाइलेशन कराएंगे, ठीक, इनडायरेक्टली वैसोडाइलेशन कराएंगे। लेकिन अगर एंडोथेलियम डैमेज हो गया, अब आप समझिए, अगर एंडोथेलियम डैमेज हो गया और जो भी आपने कोलिनर्जिक ड्रग दी है वो एंडोथेलियम डैमेज्ड है, तो अब सीधे स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स पे पहुंचेगी। अगर स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल पहुंचेगी तो स्मूथ मसल को क्या करा रही थी, कॉन्ट्रैक्ट करा रही थी। तो अगेन यहाँ पे अगर डैमेज एंडोथेलियम है तो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स जो हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है। अगर डैमेज्ड नहीं है तो वैसोडाइलेशन होगा, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली EDRF रिलीज हो रहा है या NO रिलीज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब ग्लैंड्स में आते हैं। ग्लैंड्स में अगेन M3 है, सारी ही ग्लैंड्स का सिक्रीशन स्टिमुलेट करेगा उन सारी ग्लैंड्स का जो पैरासिम्पैथेटिकली इनर्वेटेड है, जो पैरासिम्पैथेटिकली इनर्वेटेड है वो सबका सिक्रीशंस इंक्रीज करेगा। स्वेटिंग, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन, GI सिक्रीशन, ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन, ये सारे बढ़ जाएंगे, ठीक। अगर एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे ये सारे घट जाएंगे, तो सलाइवेशन घट गया, ड्राई माउथ हो गया, लैक्राइमेशन घट गया, ड्राई आइज होगी, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग क्योंकि ड्राई माउथ हो गया है, तो एंटीकोलिनर्जिक्स देने पे ये सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। हाँ, अब याद रखिए कुछ यहाँ पे फैक्ट्स याद रखिए। पैराइटल सेल्स जो होती हैं, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स जो HCl सिक्रीट करती हैं, उनमें M1 होता है, बाकी सब जगह M3 होता है, ठीक। बाकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में M3 होगा, पैराइटल में M1 होगा। मिल्क और बाइल इससे इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक। और इंटेस्टाइनल और पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस पे बहुत मार्क्ड इफेक्ट नहीं होता। अब पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस में देख लेते हैं, जो एसिनाई होते हैं, एसिनाई होते हैं वहाँ तो M3 होता है, लेकिन बीटा सेल्स कोई इफेक्ट नहीं होती हैं, तो इंसुलिन का सिक्रीशन कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ही सारे सिक्रीशंस इफेक्ट होंगे। अब स्वेटिंग भी हम आगे अभी देखेंगे कि स्वेटिंग भी होता तो कोलिनर्जिक एक्शन ही है, लेकिन इनर्वेशन कैसा होता है वो हम देखेंगे आगे। चलिए आई में देख लेते हैं। आई में दो चीज़ हो रही है। पहली बात तो अगर आई का आप मस्कुलर आइरिस का मस्कुलेचर देखें तो दो तरह की मसल्स होती हैं। ये होती है सर्कुलर मसल जिसको स्फिंक्टर प्यूपिली कहते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक, छोटा हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी वाले ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं इनको डायलेटर प्यूपिली कहते हैं, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर प्यूपिली होती है यहाँ पे। जो पैरासिम्पैथेटिक अगर एक्शन होगा, एसिटिलकोलिन कैसा करे, क्या काम करेगा, ये जो स्फिंक्टर प्यूपिली है या सर्कुलर मसल है इसका कॉन्ट्रैक्शन करेगा। सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो क्या होगा, पहले प्यूपिल इतना बड़ा था अब इतना छोटा हो गया, मायोसिस हो गया, मायोसिस हो गया। मायोसिस प्यूपिल छोटा हो जाता है और मेट्रियासिस प्यूपिल बड़ा हो जाता है। हालांकि इसको हम लोग अभी ग्लाउकोमा में देखेंगे आगे आने वाले सेशंस में डिटेल में, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक को कंपेयर करके हुए, तो इसका ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट होगा। दूसरी बात सीलियरी मसल्स होती हैं। सीलियरी मसल्स कहाँ हैं, ये हैं सीलियरी मसल्स, ठीक है। इन्हीं से सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगे होते हैं, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। ये हुआ आयरिस आपका और ये कॉर्निया। सस्पेंसरी लिगामेंट्स लेंस को अटैच किए होते हैं। तो अगर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अगर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर इधर आएंगी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स थोड़े से ढीले होंगे और जो लेंस का कर्वेचर है ना, लेंस और राउंड हो जाएगी, लेंस और राउंड हो जाएगी। तो एकोमोडेशन आप जानते हैं कि क्या होता है लेंस में, तो सडनली दूर से पास आने के विज़न को, अगर आपने दूर का विज़न को तुरंत आपने पास देखना शुरू किया तो लेंस एकोमोडेट कर पा रही है कि नहीं, उसी को एकोमोडेशन कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल भी कराते हैं पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, पैरासिम्पैथेटिक टोन। तो पैरासिम्पैथेटिक टोन से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर प्यूपिली, सर्कुलर मसल्स और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स, जिसकी वजह से एकोमोडेशन पॉसिबल होगा। अगर आई आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो जब ग्लाउकोमा हम डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल में से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। ड्यू टू वैसोडाइलेशन एसिटाइलकोलिन कैन कॉज इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक।
क्योंकि आप जानते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस इज ड्यू टू वेसोडाइलेशन, तो ये वेसोडाइलेशन करा रहा है, शुरू में हमने ब्लड वेसल्स में देखा, उसकी वजह से इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा। अब स्वेट ग्लैंड के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनर्वेशन तो सिंपैथेटिक है, मेनली इनर्वेशन तो सिंपैथेटिक है, हम लोग ने पहले ही सेशन में देखा था एएनएस के, इसका लिंक ऊपर देख लीजिएगा। इनर्वेशन इज सिंपैथेटिक इन नेचर बट द कोलिनर्जिक इन कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये इकलौता सिंपैथेटिक इनर्वेशन है जहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में भी एसिटिल कोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर है, बाकी हर जगह या तो नॉरएड्रेनालिन है या एड्रिनल मेडुला में एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन है। ठीक, अब ये तो हो गए सारे मस्करेनिक एक्शन, मस्करेनिक रिसेप्टर से। अब निकोटिनिक एक्शन क्या क्या है? तो निकोटिनिक एक्शन 3 जगह आप जानते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और एड्रिनल मेड्यूला। ऑटोनोमिक गैंग्लिया में क्या होता है, दोनों ही सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि प्री गैंग्लियोनिक वाले फाइबर्स में तो जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटिलकोलिन है, तो दोनों ही स्टिमुलेट होंगे। अब उसके बाद जो उनका एक्शन होगा, जहाँ मान लीजिए कोई एक ऑर्गन है जहाँ सिंपैथेटिक ज़्यादा इनर्वेशन है तो वहाँ सिंपैथेटिक टोन प्रीडोमिनेट करेगी, कोई एक ऑर्गन है जहाँ पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा इनर्वेशन है वहाँ पैरासिम्पैथेटिक टोन डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो दोनों ही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होंगे थ्रू एनएन। ठीक है, एनएन रिसेप्टर विच अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्चार्ज ऑफ आइदर एसिटिलकोलिन या नॉरएड्रेनालिन। अब नाउ मैक्सिमम ऑर्गन्स हैव डुअल इनर्वेशन, हर ऑर्गन में डुअल इनर्वेशन है अधिकतर में। सो द रिजल्टेंट एक्शन विल बी डिटरमाइंड बाई डोमिनेंट वन, किसका इनर्वेशन डोमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जीआईटी में पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेट करता है, ब्लड वेसल्स में सिंपैथेटिक डोमिनेट करता है। तो इसीलिए अभी जो हमने आपको ब्लड वेसल्स में एक्शन बताया है वो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है। फाइनल एक्शन जो रिजल्टेंट एक्शन जो आएगा वो सिंपैथेटिक जानने के बाद आप डिड्यूस कर पाएंगे कि एग्जैक्टली किस तरह का इफेक्ट आता है। ठीक है, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या है, पहले हम लोग देख चुके हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कराएगा, किसके थ्रू? एनएम रिसेप्टर के थ्रू। हालांकि लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन कराने से फैसिकुलेशन और पैरालिसिस हो सकती है। अगर लगातार मसल कॉन्ट्रैक्ट किए रहेगी बहुत लंबे टाइम तक तो वो पैरालाइज हो जाएगी। आगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक, अभी के लिए जान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल होती है। एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला में अगेन एनएन होते हैं और यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन की जगह एड्रिनलिन रिलीज होता है। तो जैसे ही कोलिनर्जिक इनका एक्टिवेशन होगा वो एड्रिनलिन रिलीज होगा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा, बॉडी होम्योस्टेसिस में काम करती है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कोलिनर्जिक ही चलता चला जाएगा, आपका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, नहीं, उसका एक्शन टर्मिनेट होगा, उसका फिर रिफ्लेक्स होगा, फिर एड्रिनर्जिक आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जब भी अभी हम लोग एड्रिनर्जिक देखेंगे। ठीक, तो रिलीज ऑफ एड्रिनलिन होगा एड्रिनल मेड्यूला में, इसका एड्रिनलिन के इफेक्ट्स आप जानते हैं, नहीं तो हम लोग आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। सीएनएस इफेक्ट्स जो हैं वो मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे, पहली बात तो। दूसरी बात तो वो बहुत कई बार एंटागोनिस्टिक और डिफरेंट होंगे, जब हम लोग सीएनएस आएंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।